बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। शहर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चक्की का आटा 10 रुपए महंगा होकर 170 रुपए किलो हो गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची के शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। शहर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। चक्की के आटे की बात की जाए तो 10 रुपए महंगा होकर 170 रुपए किलो हो गया है। मजीद जानते हैं, काविश मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। काविश, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें, शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है और आटे की अगर बात कर ली जाए तो कीमतों में कमी होने का नाम ही नहीं ले रही। हम ये अगर देखें तो चक्की का आटा जो 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था वो अब 170 रुपये तक जा पहुँचा। इसी तरीके से फ़ाइन आटे की कीमतें भी जो बरकरार हैं। इस वक्त शहरी महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर है। इस हवाले से अगर बात करें तो जो फ्लोर मिल्स का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि ज़िला बंदी तो ख़त्म कर दी है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो ओपन मार्केट में जो वो गंदम महंगी है, इस वजह से शहरियों को महंगा आटा मिल रहा है। इस हवाले से फ्लोर मिल्स का ये कहना है कि अगर आटा इम्पोर्ट कर लिया जाता है तो कीमतों में काफ़ी हद तक जो वो कमी हो सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है फजल हकीम साहब, उनसे बात करते हैं। तो साहब ये बताइएगा, आटा जो है वो मुसलसल महंगा होता जा रहा है। चक्की का आटा भी 160 का था, 170 का हो गया। इंपोर्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, आप इसको हिमायत करते हैं, होना चाहिए इंपोर्ट? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा ये जो मुल्क है ये एक ज़रई मुल्क है, तो ज़रई मुल्क में के होते हुए आप आटा बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि जी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इंपोर्ट तो दूर की बात है, आप अपनी गंदम को दूसरे ममालिक में या पड़ोसी मुल्कों में जाने से रोकें। अगर वहाँ जाने से रुक जाएगी तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त ओपन मार्केट में क्या रेट चल रहा है गंदम? ओपन मार्केट में 135 से लेके 137 रुपये तक गंदम इस वक्त मिल रही है। यानी कि अगर आटा महंगा है तो यही वजह है बुनियादी, या स्मगल भी बड़ी वजह है? दोनों चीज़ें ज़ाहिर है। जब आप कह रहे हो कि जी हमें इंपोर्ट करना है, तो अगर किल्लत होगी तो आप इंपोर्ट करोगे ना, और वो किल्लत क्यों होगी? स्मगल हो गई आपकी गंदम, तो आप उसको ना होने दो। अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरी करो, अपने आवाम के लिए खुलूस नीयत के साथ अपने आवाम की खिदमत करो, आवाम का काम करो। आवाम के लिए अगर आप करोगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और आवाम भी खुश होंगे आपसे। बिल्कुल देखें, इस हवाले से जो चक्की मालकान है उनका ये मौक़िफ़ है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद अगर आटा जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा तो फिर सूरत इंतहाई तशवीशनाक है। उनका ये कहना है कि जो स्मगल हो रहा है आटा, उसकी जो सिलसिले को रोकना होगा, तभी मार्केट में आटा जो सस्ता होगा। एक दूसरी वजह यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त ओपन मार्केट में 136 से 137 रुपये तक गंदम मिल रही है, तो यही वजह है कि शहर में आटे की कीमतें जो है कम नहीं होती। हमें अब आटा जो है मजीद महंगा हो गया है, 10 रुपये महंगा होकर 170 रुपये किलो हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आटा फिर महंगा हो गया है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आटा जो है 10 रुपये फिर महंगा हुआ है और अब जो कीमत है वो 170 रुपये इसकी कीमत है। और बताया जा रहा है कि स्मगलिंग इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ज़रई मुल्क होने के बावजूद आटे की महंगा होना भी एक सवालिया निशान है। और उसके बाद आपको बताएं कि महंगाई की एक लहर जो चल रही है उसमें लोग जो हैं वो पिस कर रह गए हैं। गरीब आवाम मज़ीद गरीब होती जा रही है। 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो मुश्किल हो गया है। आपको बताएं कि शहर में आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चक्की का आटे की बात की जाए तो 10 रुपये महंगा होकर 170 रुपये किलो हो गया है। मज़ीद आटा महंगा हुआ है, आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रही है। एक बार फिर से बात करेंगे, फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आटे की कीमत में इजाफे की वजह क्या है? देखिए, आटे की तो कोई अभी तक 1 महीने से कोई रेट नहीं बढ़ा है। आटे में वही पोजीशन जा रही है, लेकिन गंदम की शॉर्टेज की वजह से कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टेज हो जाता है तो वो उसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप इंपोर्ट करके इसको माल मंगाएं, और जो कमी पूरी करके जो गवर्नमेंट दे रही है और इंपोर्ट का माल होगा तो वो आप चला है। तो इसी तरह जब ये गंदम इंपोर्ट की आ जाएगी तो फिर ये लाजिम बात है कि रेट कम हो जाएगी।
लेकिन सर हमारा तो ज़रूरी मुल्क है, फिर भी आटा इस तरह से शॉर्ट हो जाता है, फिर महंगा हो जाता है। आखिर मेन वजह क्या आ रही है इसमें? देखिए, लोग हमारा ताल्लुक फ्लोर मिल से है, रिटेल से है। तो जब रिटेल होलसेल बिल वाले माल देंगे तो लाजमी बात है कि वो रिटेल में बिकेगा। अब जब रेट की कीमत का तयन तो फ्लोर बिल वाले करते हैं और गवर्नमेंट करती है, जिसकी वजह से गंदम भी गवर्नमेंट देती है, और अगर गंदम बंद कर देती है तो इंपोर्ट किया हुआ माल जो है वो उनको महंगा होता है। और उसी तरह फिर रेट जो मार्केट अनसेटल चल रही है वो सेट नहीं हो रही है अभी तक। जब तक ये सेट नहीं होगी, गंदम इंपोर्ट करने अगर करते हैं तो उसकी इजाजत गवर्नमेंट दे रही है। तो इनको चाहिए बिल वालों को गंदम इंपोर्ट करके माल महंगाई को कम करने की तरफ तवज्जो दें। सर आटे की सरकारी कीमत क्या है इस वक्त? सरकारी कीमत तो कोई नहीं है। देखिए, जो इस वक्त आटा बिक रहा है, ढाई डब्बा 160 रुपए बिक रहा है, और 170 रुपए फाइन आटा और 180 रुपए चक्की का आटा बिक रहा है। तो इस तरह जब ये रेट अभी चल रहा है, तकरीबन एक बार से कोई चेंजेस नहीं आई है। जब वो कीमतों में गंदम आ जाएगी तो सुना है कि उस पर रेट कम हो जाएगा। तो सर ये तो फिर मनमानी कीमतें हुई ना, कि एक रेट लिस्ट जो हुकूमत की जानिब से दी जाती है उस पर तो फिर ये सेल नहीं हो रहा, 180 और 170 पे जा रहा है। नहीं, ये तो तकरीबन काफी दिन से रमजान के बाद से ये कीमतें इसी तरह, फसल आने के बाद भी कीमतें इसी तरह चल रही है। कीमतों में तो कोई कमी नहीं आई है। अब जब ये तो वजह बिल वाले बताएंगे या होलसेलर या फूड डिपार्टमेंट बताएगा कि क्या वजह है कि ये रेट कम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शहर में आटे की बढ़ती कीमतों पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। बोले हैं आटा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरियों का चीज़ तो महंगी हो जाए, चलो मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिलता है, 2 बार 3 बार चक्कर लगा के फिर आटा मिलता है। कीमतें कंट्रोल अब हुकूमत का काम है ना, वो कंट्रोल करें। अभी गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल हो गया बहुत, अब कैसे गुजारा करेगा? अब 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें ना आटा लेना है, बिजली का बिल भरना है, क्या करेगा? बहुत मुश्किल है। और ये मतलब लोग इसको अफोर्ड करना भी मुश्किल है। चले मतलब वैसे अमीर तबका तो कर सकता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं कर सकते ना। रोज़ाना ही चीज़ें महंगी हो रही हैं। आगे हुकूमत ने कराची के 6 अजला में यूनियन कमेटीज़ के निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया। सफाई सुथराई और आपको बताएं कि तनख्वाहों के इख्तियारात ट्रांजैक्शन अफसर अकाउंट्स को सौंप दिए गए हैं। 6 अजला में अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला में यूनियन कमेटीज़ के निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया है। सफाई सुथराई और तनख्वाहों के इख्तियारात ट्रांजैक्शन अफसर अकाउंट्स को सौंप दिए गए हैं। 6 अजला में अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला में यूनियन कमेटीज़ के निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया है। सफाई सुथराई और तनख्वाहों के इख्तियारात ट्रांजैक्शन अफसर अकाउंट्स को सौंप दिए गए हैं। 6 अजला में अफसरान की तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला में यूनियन कमेटीज़ के निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, गार्डन की UC3 का ऑफिस दफ्तर कम धोबी घाट ज़्यादा लग रहा है। आपको बताएं दफ्तर की हालत ज़ार ऐसी है कि UC ऑफिस आने वाले शर्मिंदा हो जाएं। रिकॉर्ड रूम में भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। हालत ज़ार के हवाले से आपको बता रहे हैं, गार्डन UC3 का ऑफिस है जिसके मनाजर भी आपको दिखाएंगे। दफ्तर कम और धोबी घाट ज़्यादा लग रहा है और दफ्तर की हालत ज़ार ऐसी है कि UC ऑफिस आने वाले जो साइलीन हैं वो शर्मिंदा हो जाएं। और मजीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 19 के दफ्तर में, जो कि नई हल्का बंदियों के बाद अब जो है वो UC 3 कहलाती है। इस UC के ऑफिस में जो है वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए जो है यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे बैठते हैं। ताहम ये UC कम और धोबी घाट जो है वो ज़्यादा लग रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सज्जाद इस इमारत की जो छत है, यानी UC की जो छत है, उसके ऊपर जो है वो धोबियों ने कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर न सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं बल्कि इनको यहाँ पर सुखाया भी जाता है। और ये UC ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है। इसकी इमारत की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, जिसको मेंटेनेंस करने के लिए जो है इंतज़ामिया के पास शायद वो रकम मौजूद नहीं है जिससे ये इमारत की जो है वो मेंटेनेंस की जा सके। ये रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर UC का जो तमाम रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। इसकी हालत ये है कि यहाँ पर जो कबर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। बोरियों के अंदर जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो भर कर रखा गया है और अगर इस बोरियों के अंदर से कोई दस्तावेज़ गायब हो जाता है तो उसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो धूल मिट्टी से लिपटे हुए जो ये आप मनाजिर देख रहे हैं ये UC ऑफिस के हैं। इसी UC ऑफिस के अंदर चेयरमैन भी बैठते हैं, वाइस चेयरमैन भी बैठते हैं और दीगर जो सेक्रेटरी हैं वो भी बैठते हैं। ताहम इस UC के लिए जो है किसी किस्म की सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो कोई फ़ंड नहीं दिया गया। ये आवाम है अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर UC दफ्तर में पहुँची है। ताहम अब ये देखना है कि इनकी शिकायत का अजाला होता है या नहीं, लेकिन UC के जो चेयरमैन हैं इनको भी खासी शिकायत होगी। सर, आप माशाल्लाह दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपकी UC कम और धोबी घाट ज़्यादा लग रही है। सूरत हाल बहुत ख़राब है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर चला रहे हैं। धोबी घाट कैसे बनी ये UC? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी UC 3 है, गार्डन सदर टाउन से। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने UC का चार्ज जब संभाला आज से 2 महीने पहले, तो मैंने इन सब चीज़ों की निशानदेही अपने यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको की थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो अरसे दराज से जो ना ऊपर कपड़े सूखते हैं। तो मैंने कहा ये तो UC की जगह है मेरे ख्याल हमारी। तो बोले हाँ है तो UC की जगह, लेकिन शायद कोई यहाँ पर कपड़े सुखाता है। तो मैंने इनको बोला था कि भाई उनको बोलें UC की जगह है, इसको यहाँ से खाली कराएँ। और इसकी वजह से आप ये देख भी रहे हैं यहाँ सारा पानी वगैरह भी आता है। बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं भाई यहाँ पर रिकॉर्ड रूम नहीं है। यहाँ पर आपने इसकी हालत ज़ार तो देख ली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हमसे पहले जो यहाँ आए थे चेयरमैन वगैरह जो थे यहाँ पर, वो यहाँ किस तरह काम करते थे और किस तरह लोगों को एंटरटेन करते थे यहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इस इमारत की छत के ऊपर जो कपड़े सुखाए जाते हैं उसकी वजह से इस इमारत को जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे कैमरामैन सज्जाद दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो चेयरमैन का कमरा है और इस कमरे के अंदर जो है वो सीलन आना शुरू हो चुकी है और लीकेज होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो UC के सेक्रेटरी हैं उनकी नॉलेज में भी लाया गया है, क्योंकि अभी इस वक्त जो बल्दियाती दौर चल रहा है ये ट्रांजैक्शन पीरियड से जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को गुजरना पड़ रहा है। UC के चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, उनके पास अभी इख्तियार नहीं है, क्योंकि अभी तमाम इख्तियारात जो है वो UC की सतह के ऊपर सेक्रेटरी के पास है। तो इस तमाम मामलात को जो है वो हल करवाने की ज़रूरत है ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो आम की खिदमत करने के अंदर आसानियाँ पैदा हो सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लांधी टाउन के UC चेयरमैन ट्रांजैक्शन पीरियड में भी सरगर्म हैं। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इदरीस का कहना था कि इंतजामी इख्तियारात ना होने के बावजूद UC 4 लांधी टाउन की इमारत का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। मजीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। लांडी टाउन की UC 4 के मरकज़ी दफ्तर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के आने के बाद ट्रांजिशन पीरियड की, तो सबसे अहम मसला जो है वो दफातर का है, उनकी खस्ताहाली का है, उनकी अदम दस्तयाबी का है। UC 4 की अगर बात की जाए तो 1985 में कायम होने वाली ये इमारत इस बात का शिकवा करती दिखाई दे रही है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है, लेकिन ये इमारत ये शिकवा कर रही है कि यहाँ पर बैठ कर आवाम की खिदमत तो बहुत हुई, सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ इजरा भी होते रहे, लेकिन इस इमारत की खस्ताहाली पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से एक भूत बंगले का मंजर जो है ये UC की पूरी इमारत जो है वो पेश कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस UC के डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा ट्रांजिशन पीरियड है, इख्तियारात है नहीं, ये जो आपने इसकी तामीर व मरम्मत के काम का आगाज़ किया है वो किस तरह हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम तो हमने यहाँ जो परेशानी थी, हमें खौफ था इस बात का कि वो छतें गिर रही हैं, छत कोई ज़ख्मी ना हो जाए, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ जाए, किसी को कोई नुकसान बड़ा हो जाए। तो हमने ठेकेदार से बात की, एडवांस में उन्होंने ये काम शुरू किया है
बाद में जब हमारे पास बजट आएगा तो इंशाअल्लाह हम इस काम को कर देंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपकी यूसी में जो है कितने जो है आबादी यहाँ पर है और कितना लोड जो है इस यूसी पर पड़ता है, लोगों के मुख्तलिफ जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको दूर करने के हवाले से आमदोरफ्त लोगों की जो है वो किस हद तक होती है, और ये जो रेनोवेशन आप कर रहे हैं उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आवाम की जो खिदमत है वो किस तरह की जा सकी? ये रेनोवेशन हम इसको पूरी तरह नहीं कर सकते, इसलिए कि छत के ऊपर भी काम करवाना है, दीवारें इसकी खस्ता हाल हैं और इसकी जो बाउंड्री वाल के अंदर का जो इलाका है इसकी सफाई में भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा। पूरा क्लियर करने के लिए भी एक बजट हमें चाहिए होगा। अच्छा, ये सफाई की जो आप बात कर रहे हैं ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो है वो सरगर्म है, तो वहाँ से जो है आपको कितना ताउन हासिल रहा है इसकी सफाई सुथराई के हवाले से? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से तो बात इतनी है कि वो ये कहते हैं, हमें ये हिदायत है, हमें रोड की सफाई करनी, अंदर हमें जाना ही नहीं है, हमें इख्तियार नहीं है कि हम अंदर जाएँ। लेकिन इससे पहले एक मीटिंग में एसी साहब ने कहा था आपको हम फ़ी वार्ड के हिसाब से हम वो मुलाजिम देंगे सफाई सुथराई के लिए, लेकिन आज तक तो हमें उन लोगों ने यही कहा, हमें ऊपर से हिदायत यही है कि मेन रोडों के अलावा अंदर की सफाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। मुतालबा ये किया जा रहा है मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कि तवालत इख्तियार करता हुआ जो ट्रांजिशन पीरियड है उसका ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि अवाम के मसाइल बेइंतहा हैं, मुंतखब नुमाइंदों पर दबाव है अवामी मसाइल हल करने के हवाले से, और इस हवाले से उनके पास इख्तियारात ना होने की वजह से उनको अवाम के दरमियान रहना मुश्किल हो चुका है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस यूसी की भी जो है रेनोवेशन एडवांस में जो है वो की जा रही है ताकि कुछ ना कुछ डिलीवर किया जा। अब कुछ बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। शाह फैसल कॉलोनी में 17 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। इलाका मकीन बिजली की अदम फ्राहमी और भारी भरकम बिलों की अदायगी पर फट पड़े हैं। कहा कि बिजली ना होने से बच्चों की तालीम भी मुतासर होती है। तफसीलात जानते हैं, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, आगाह कीजिएगा क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं लोगों को बिजली ना होने से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर रेता प्लाट के इलाके में, जहाँ बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने जो है वो शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। 8 से 9, 10 से 12 घंटे की बिजली जो है वो नॉर्मल जाती है, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो 15 से 17 घंटे का बिजली का जो है वो दौरानिया है। इस वक्त मेरे साथ जो इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि कितनी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो टाइमिंग मुकर्रर की हुई है और एक्स्ट्रा टाइमिंग कितनी है? देखिए, एक्स्ट्रा टाइमिंग तो कुछ भी नहीं है इनके पास, ये जब चाहते बंद कर देते हैं। यहाँ पर लाइट का कोई शेड्यूल बनाया ही नहीं इन्होंने। शुरू 1-2 घंटे देता है और 10-10, 5-5 घंटे चली जाती है लाइट, और बिल इतने आ रहे हैं कि आदमी के देने से बेकार कासिर हो गया है कि आदमी खाएगा या बिजली के बिल 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, किसी के 40 हज़ार, किसी के 50 हज़ार। आदमी खाएगा या रोटी खाएगा या बिल भरेगा? आदमी को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का कम से कम पूरा तो करे, कि कम से कम बिल तो कम दे रहे। हर चीज़ में महंगाई कर दी है, इतनी तंग आ गए कि आदमी दे ही नहीं सकता कि कहाँ से करेगा। बिजली के बिल कहाँ तक देगा? आदमी बेचारे तनख्वाह उसकी 10,000 रुपये, बिजली के बिल आ रहे हैं 40,000 रुपये, कहाँ से देगा? किराए का मकान में रह रहा बंदा, वो कहाँ से पूरा करेगा? 4 बच्चे उसके 10, 15, 20 हज़ार तनख्वाह उसके पूरा किस तरह करेगा? नामुमकिन वाली बात है ये कि आदमी का कम से कम जीना हराम कर दिया कि गवर्नमेंट वालों ने। बिजली का तो नाम निशानी नहीं है, समझ लो बिजली आ ही नहीं रही है। ये समझ लें कि बिजली तो सिर्फ नाम को दे रहे हैं, 1 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे बंद कर रहे हैं, और 10-10, 12-12 घंटे बिजली यहाँ की शाह फैसल की जा रही है। यकीन को जो लोग जीना हराम, दिल का मरीज है कोई बेचारा किस तरह हाल में पड़ा हुआ, दिल के मरीज वालों को तो लाइट चाहिए ना, वो तो बेचारे मर जाएंगे। बोल भाई बैठे में रोडों पे बेचारे, उनका बिजली का बिल दे रहे हैं, वो हर चीज़ दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, मगर बिल तो कम करो। कम से कम लोगों का एहसास तो हो कि यार बाकी बिजली कम जला आ नहीं रही तो बिल भी कम आना चाहिए। बिजली का बिल 40-40, 50-50 हज़ार बिजली दे ही नहीं रहे, तो आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी बेचारा रोड पे आ रहा है। इन लोगों को सर आप ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है मरीज होते हैं तो उनको फिर दवाई की भी ज़रूरत है, आराम की भी ज़रूरत है। जब आप मजदूरी से घर पे जाते हैं तो लाइट होती है? नहीं, लाइट कहाँ है? नहीं होती है। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे के इलेक्ट्रिक से कोई शिकायत की है कि शेड्यूल बनाए? वो सुनते ही नहीं है। सुनते नहीं है, बिल लेके अच्छा आप बताएं। मेरी बहन 3 बता तो रहे हैं, हर सभी बता रहे हैं कि 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाए। अच्छा खाली अगर गैस, इसका मतलब नहीं गैस नहीं है, पानी नहीं, क्या चीज़ नहीं बताया ना आप मुझे, कुछ भी तो नहीं है। पानी क्या, गैस क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ, हर चीज़ का मसला है मेरी बहन, हर चीज़ का मसला है। कम से कम आप इतनी मेहरबानी करवाएं कि लाइट का मसला हल करवा दें। लाइट जो ना इसके वजह बहन मर्द तो आदमी मर्द बाहर निकल जाता है, लेडीज़ें कहाँ जाएंगी बताएं?
लेडीज़ें 10-10 घंटे घर के अंदर कैद होती हैं, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर कैद होते हैं, मर्द तो बाहर निकल जाता है, लेडीज़ें कहाँ जाएंगी बताएं ना भाई खुद। यहाँ पे जो है वो बच्चे स्कूल से लेकर भी मर्द हजरात आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि अब घर जाएंगे तो बच्चों की तालीम किस तरह चल रही है इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग में? लोड शेडिंग में लाइट ही नहीं है तो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फिर यही कर रहे हैं वो रोड पर आके बैठ जा रहे हैं स्नोकर खेलने। हमारी आवाम तबाह हो रही है, न्यू जनरेशन बिल्कुल तबाह हो चुकी है, नशों में लग चुकी है। इस चक्कर में ज़ाहिर है जब लाइट नहीं होगी घर में नहीं बैठेगा बंदा तो फिर रोड पर आके बच्चा बैठेगा। माँ बाप भी क्या करें, कब तक देखेंगे माँ बाप, कब तक देखेंगे माँ बाप? घर में खुद परेशान हुए हुए, माँ बीमार पड़ी हुई है, बाप मजदूरी कमाने गया हुआ है, बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं कि लाइट नहीं है, तो फिर यही होगा कि वो बिगड़ेंगे और फिर आवाम गवर्नमेंट कह रही है कि न्यू जनरेशन ख़राब है। नहीं तो आप ये बताएं ना कि देखें बच्चों की तालीम मुतासिर होने का ये बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं घर आते तो लाइट होती है या नहीं, रात को सोने के वक्त लाइट है या नहीं? सुबह से अगर आप 8 बजे से स्टार्ट करें तो रात के जो 12 बजते हैं ना तो लाइट का कोई पता नहीं होता हम लोगों का। 1-1:30 बजे 11 बजे जाएगी, रात में 1:30 बजे आएगी। जाहिर है जब बच्चा 1:30 बजे सोएगा तो सुबह 8 बजे स्कूल कैसे जा पाएगा? मुझे बताएं, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तालीम हासिल नहीं करेगा, हम लोग वैसे ही इतने पीछे हो चुका है पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपका यहाँ पे सामने होटल है तो वहाँ पे जब लोग आते तो अंधेरे में बैठते हैं या आपने कोई इंतजाम किया हुआ लाइट का? इंतज़ाम क्या करना, अपना प्राइवेट जनरेटर यूज़ करते हैं। वो भी क्या करेंगे, गैस ही नहीं आ रही, गैस आएगी तो वो चलेगा ना बिजली का पता ना गैस का पता, बस ये पता कि घर पे बिल आ रहा है, बिल आ रहे हैं बिल तो बिलों से तो आपने फिर इस चीज़ की कंप्लेन की कि बिजली नहीं और बिल पूरे। इन्होंने हम लोगों से कहा था इलाके के ना बिल जमा करके हम लोगों को दें, हम आपकी लोड शेडिंग का मसला हल करेंगे। हमने पूरे इलाके के बिल जमा किए, सारे 0% पे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर कोई बिल बकाया हो। फिर भी इन्होंने कोई नहीं सुनी। नेपरा में भी दरख्वास्त दी हम लोगों ने, हर जगह अपने केस को रखा मगर किसी ने नहीं। आदमी भर नहीं सकता, कितने 40-40 हज़ार के बिल आएंगे, गरीब आदमी बेचारा किराए के मकान में 50 हज़ार का बिल आएगा, कहाँ से देगा? तनख्वाह उसकी 20 हज़ार कहाँ से? रिक्वेस्ट है कि हमारी के इलेक्ट्रिक से जान छुड़वाई जाए, इस महकमे से जान छुड़वाई जाए। देखिए फिर आपको बिजली कैसे फराहम हो? बिजली और जैसे मोबाइल के नेटवर्क चल रहे हैं, इसकी जगह 4-5 कंपनियां लेकर आएँ। ये एक कंपनी पूरे कराची शहर को 3.5 करोड़ की आबादी को कैसे? लेकिन आपने सुना कि इलाका मकीन जो है वो शदीद गुस्से में भी हैं और इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि बिल पूरे आ रहे हैं, लेकिन जो है वो बिजली की फराहमी कहीं से नहीं है। हर 1 घंटे बाद जो है बिजली 3 से 4 घंटे के लिए चली जाती है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, मुस्तकिल तौर पर अंधेरे में रह के जो है वो आंखों की बिनाई भी जो है वो कमज़ोर होने लग गई है। लेकिन मुत्तहिद बार जो है कंप्लेन करने के बावजूद भी जो है कोई अमल दरामद होते हुए नजर नहीं आता। जी अच्छा ये भी बताएगा अक्सा, हम देख रहे हैं ज़राए कहते हैं कि लोड शेडिंग की सूरत हाल अगस्त में भी बरकरार रहने का इम्कान बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी के इलेक्ट्रिक ने जो है वो हर इलाके में जो है वो शेड्यूल बनाया हुआ है कि इतने घंटे लाइट जाएगी, इतना दौरानिया होगा, लेकिन जो है वो रेता प्लाट हो या मुख्तलिफ जो है इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ऐसा कोई निज़ाम जो है वो लागू होते हुए नज़र नहीं आता। जब दिल चाहे जो है वो लाइट चली जाती है। इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि यहाँ रेता प्लाट में जो है ऐसा कोई शेड्यूल भी नहीं है कि जो है हमारी टाइमिंग हो कि इतने घंटे लाइट जाएगी तो इतने घंटे हमें रोशनी की फरहमी मिलेगी। जब जो है वो 12 लाइट होती है चली जाती है, कभी 4 घंटे जा रही है, कभी 2.5 घंटे जा रही है, कभी 3 घंटे जा रही है। इस तरह से जो है वो इनकी लाइफ जो है मुस्तकिल तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। जी अच्छा अक्सर हमने देखा कि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम है जो कि इसकी दुरुस्तगी जो कि फ़नी ख़राबी कह रहे हैं आई हुई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं सामने? जी बिल्कुल, जो खराबी है वो तो देखें ना अभी की है, लेकिन यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन जो है कि काफ़ी अरसा हो चुका है बिजली की लोड शेडिंग का, ना कि साल भर की ये बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता जो है वो 2-3 बरस हो गए हैं बिजली की लोड शेडिंग का, यही दौरानिया जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। और इससे ना सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर है या घर पर जो बैठी हुई काम करने वाले घरेलू सार्फिन है, बल्कि कारोबारी हज़रात भी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। जी अच्छा शहरी कहते हैं कि जो शेड्यूल दिया जाता है उसके बरअक्स लोड शेडिंग की जा रही है, दौरानिया बढ़ा दिया गया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो शेड्यूल दिया गया है उसी के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। जी के इलेक्ट्रिक ने ऐसा शेड्यूल जो है वो जारी किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो देखने में आ रहा है कि ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या सर बताइएगा कि पहले कभी ऐसा शेड्यूल बना था, उसको फॉलो करते हुए लाइट जा रही थी यहाँ पर? ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बना था। यहाँ पे अपनी मर्जी के बंद करते हैं, कम से कम 12-13 घंटे लाइट गायब होती है। शाम की टाइमिंग ये है कि 7 बजे से 10 बजे तक और रात को 11 बजे से 1 से 1:30 बजे तक
और दिन में 3 बजे से 5:30 बजे तक, सुबह जनाबिली 10 से लगा के जो है 12 बजे तक। बताओ लाइट कितने टाइम दी हमें। और दूसरा बिल तो जनाबिली जो है कहीं 20,000, कहीं 40,000, कहीं 12,000, इस तरह के बिल आ रहे हैं उनके। सर, जब आपने जो बताया कि आप लोगों ने मुत्तहिद बार जो है वो कंप्लेन की है, बिल्स भी आगे रखे गए हैं, तो उसके बाद भी आप लोगों को कोई शेड्यूल नहीं दिया गया? नहीं, कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। हमने यहाँ से दरखास्तें और फोटो स्टेट जनाब बिजली के बिलों की दी, कहाँ जी हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ, बल्कि और मजीद परेशानी बढ़ा दी। रात को भी बंद करने लगे 2 दफ़ा। और उसके अलावा आप देखें यहाँ हार्ट के भी मरीज हैं, कोई दमा का मरीज है, और कोई जनाबिली जो है ऐसे भी लोग हैं जिनको शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनका जीना हराम है। बाहर आके बैठते हैं, बाहर सुकून नहीं, घर जाओ तो घर लाइट नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं जो मरीज हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा किस तरह जो है वो इतनी लोड शेडिंग में आप घर में गुजारा कर रही हैं? परेशानी में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नींद से उठ जाते हैं, उनको देखेंगे सुबह लड़के काम के लिए परेशान होते हैं। लेट तो नाम को नहीं है, हमारी जान को लेट नहीं है। गैस अलग परेशान कर रहा है। सुबह 7 बजे बच्चे काम पे भूखे प्यासे चले जाते हैं। ये हम लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है कोई? नहीं, तो आप ये बताएं ना कि अगर बिजली नहीं आ रही तो गैस बिल भी तो नहीं आएंगे ना? बिल इतना आ रहा है, कभी किसी के घर में पूछो कि कितना बिल आया, कह रहे 12,000, जिसके घर में सिर्फ 2 बत्ती 1 पंखा चल रहा है, ना जनरेटर फ्रिज है, ना एसी है। तो ऐसे जुल्म हो रहा है हम पर। ये कोई इंसाफ है? नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ हुकूमत इंसाफ। तो इतने ठंडे, इतने जो गर्म मौसम में फिर आप लोगों का फ्रिज चलता है, उसमें बर्फ जमा लिया करें, ठंडा पानी पिया करें ना। फ्रिज ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? ये लोग दुआ करे ये याकूब भाई को, जब 20 रुपए का भी बर्फ हम लोगों को देते हैं तो हम पानी ठंडा करके पी लेते हैं। नहीं है, इसका भी दुकान ना हो ना तो हम गरीब लोग आवाम रोडों पे आके मर जाएंगे, मछली की तरह तड़प जाएंगे। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर जो है वो बर्फ जमाने के लिए भी फ्रिज में रखते हैं तो 1 घंटे लाइट रहती है और 4 घंटे चली जाती है। मरीज भी यहाँ पर मौजूद है, दिल के मरीज भी हैं, दमे के मरीज भी हैं, लेकिन हर एक जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से में है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई शेड्यूल नहीं है। मुस्तकिल तौर पर जो है वो हज़ारों के तादाद में जो है वो यहाँ पर बिल आते हैं, भर भर के लोग बिल भरते हैं, कंप्लेंट्स भी आगे देते हैं, लेकिन कोई अमल जो है वो यहाँ पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में तालीमी इदारों के बाहर गंदगी मामूल बनने लगी है। नाज़िमाबाद नंबर 1 कैम्ब्रिज गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे के ढेर लग गए हैं। सफाई सुथराई ना होने पर स्कूल इंतजामिया भी परेशान है। इंतजामिया ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से दाखिली दरवाजे के सामने पड़े कचरे को साफ करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा सबा परवेज से। बिल्कुल, शहर कायद में तालीम का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होता दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़िमाबाद नंबर 1 में, जहाँ पर ये स्कूल मुकीम है, गवर्नमेंट कैम्ब्रिज स्कूल सेकेंडरी स्कूल, जिसके स्कूल के बाहर जो है वो ढेर सारा कचरा और फिर सीवरेज का पानी जमा हुआ है। इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के HM। सर, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किन मसाइल का सामना करके रोज़ स्कूल आते हैं और स्कूल से जाते हैं? बच्चों के हवाले से बताइएगा वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे बड़ा जो मसला है वो स्कूल में एंट्री है। अभी आप लोग आए होंगे गेट से, तो जो मेन एंट्रेंस है, जो जिससे बच्चे और असातिज़ा स्कूल के अंदर आते हैं, वहाँ सुबह ही सुबह कूड़े का ढेर होता है। कई मरतबा कह चुके हैं हुक्काम बाला को, अफसरान को हमने कहा हुआ है कि भाई ये हमारा मसला हल करें, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करके चले जाते हैं। सिर्फ ये कहते हैं अच्छा जी कूड़ा उठ जाएगा। इलाके वालों ने इसको पूरे इलाके की बड़ी जो है वो कचरा कुंडी बना दी है। आप अगर अभी वहाँ चल के खुद देखिएगा, अपने कैमरा में उसको दिखाइएगा, ताकि सामीन और आवाम पूरा शहर कराची देखे कि यहाँ पे 6 तालीमी इदारे हैं। इस प्रेमिसेस में 6 स्कूल लग रहे हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे और असातिज़ा हैं जो रोज़ाना आते जाते हैं और रोज़ाना इस अज़ियत से वो मतलब गुज़रते हैं और आते हैं। सुबह आएंगे और फिर उसके बाद छुट्टी के वक्त, और जब यहाँ कूड़ा उठता है, इन्हें चाहिए कि ये रात को कूड़ा उठा लें, ताकि कूड़ा उठता है फिर उसकी स्मेल आती है, वो स्मेल क्लासेस में आती है, जिसकी वजह से यहाँ
पे दर्स व तदरीस इंतहाई मुश्किल में हो जाता है और काफ़ी परेशानी है। तो मैं आपके चैनल से हुकाम बाला और महकमे के अफसरान और ख़ास तौर पर सिंध सॉल्ट वेस्ट और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को मैं ये अपील करूँगा कि आप फौरी तौर पर अपने जो खुसूसी तवज्जो देकर इस यहाँ से ये कूड़ा जो खाना बना हुआ कचरा कुंडी यहाँ से शिफ्ट करा लें, क्योंकि जब तक ये शिफ्ट नहीं होगी यहाँ पे रोज़ाना, अभी भी आप वहाँ पे देख लो क्या हालत है। तो की है इसी तरह जैसे आज आपका चैनल है, उनके थ्रू कई लोगों से हमने कहा कि भाई ये कूड़ा उठवा लें। आप अपने कोई जो है वो कोशिश, चूँकि आप लोग ज़ाहिर मीडिया हो, आप लोग जो मेन चीज़ हो, आपको पूरा पाकिस्तान देखता है, तो इस तरह इदारे भी देखते हैं। तो शायद इदारों को कुछ नकलो हरकत करें और वो आ जाएं, लेकिन वो सो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारा अर्ज ये है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सिंध सॉल्ट वेस्ट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस कचरे को जो है वो यहाँ से उठाया जाए। 6 स्कूल यहाँ पर मुकीम है और सैकड़ों उस्ताद और उसके अलावा जो है बच्चे रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो स्कूल आते हैं और जाते हैं और इसी कचरे से होकर आते हैं। और जो कचरे की स्मेल, बदबू है, वो क्लासेस में आते हैं, जिस वजह से बच्चों को और साथीज़ा को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जी। और दूसरी जानिब कराची का तारीखी मिशनरी स्कूल तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। क्या क्या मसले मसाइल हैं वहां के, ये सब बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें सरकारी स्कूल्स के साथ साथ अब कराची का मशीनरी स्कूल भी, तारीखी मशीनरी स्कूल भी तबाही के दुहाने पर पहुंच चुका है। नॉर्थ नाज़िमाबाद जो कि एक बहुत ही वसी इलाका है और यहाँ पर एक बड़ा तारीखी स्कूल है सेंट जूड्स हाई स्कूल, जो कि मशीनरी स्कूल है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इस स्कूल ने बहुत अपना नाम बनाया है और बहुत बड़े एकड़ पर ये स्कूल जो है मुश्तमिल है, जिसमें 3 बिल्डिंग्स हैं, इसके अलावा ग्राउंड्स हैं, इसमें कैंटीन्स हैं, इसमें सैकड़ों क्लासेस हैं और 3,000 साढ़े 3,000 के करीब तलबा व तालिबात जो है बआसानी इस स्कूल में तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये तारीखी स्कूल जो है अब तबाही के दुहाने पर इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि यहाँ पर इस स्कूल को जो है किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की जानिब से वो नहीं की जा रही और स्कूल के अपने वसाइल इतने नहीं हैं कि स्कूल जो है अपने आप को रेनोवेट कर सके या स्कूल अपने आप पर कुछ लगा सके। अगर मेरे कैमरामैन हैदर अगर आपको दिखाएं कि ये स्कूल का प्राइमरी सेक्शन है जो कि बहुत बड़ा एक सेक्शन है पूरा प्राइमरी का। इसके अलावा ये जो दूसरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्शन है और अगर मेरे कैमरामैन हैदर अगर आपको दिखा सकें ये तीसरी बिल्डिंग ये हायर सेकेंडरी सेक्शन है और बहुत ही बड़ा ये स्कूल है। लेकिन इस स्कूल में जहां पर 3 साढ़े 3,000 बच्चे जो है तालीम हासिल करते थे, लेकिन आज की तारीख में इस स्कूल में बच्चों की तादाद जो है 500 के करीब हमें देखने को नजर आती है। क्या वजूहात हैं और किस तरीके से इस स्कूल के हालात बेहतर हो सकते हैं, हमारे साथ इस स्कूल के असातिज़ा मौजूद, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा इस स्कूल की थोड़ी तारीख बताएं, कब से ये स्कूल जो है कायम है, कितना पुराना ये स्कूल है और क्या इस स्कूल का मसला दो चार है? ये स्कूल जो है 1986 में जो है तामीर हुआ है। ये बहुत पुराना स्कूल है। यहाँ पे बहुत मतलब लोग हैं हमारे पास जो खुद पढ़े, आगे उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये स्कूल मतलब इसने बड़ा खिदमत का काम किया है एजुकेशन में। अब भी ये बेहतर है, असातिज़ा भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल यहाँ का बहुत अच्छा है। जो मिशनरी ये स्कूल है और जो कैथलिक बोर्ड है वो इसमें काम कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। मगर कुछ ऐसी अफवाहें फैली कि जो कहा गया कि ये गवर्नमेंट के उसमें चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैथलिक बोर्ड के अंडर में ये स्कूल चल रहा है, मिशनरी स्कूल है। जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं वो उनके बच्चे आगे यहाँ पे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। मेहनत आज भी टीचर्स वो कर रहे हैं, प्रिंसिपल, कैथलिक बोर्ड वही मेहनत कर रहा है। इस स्कूल को उठाने के लिए हम एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो मुखय्यर हजरात हैं
वो इस स्कूल की तरफ तवज्जो करें। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट फंड इस स्कूल को दे, ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सके। बहुत तारीखी स्कूल है और ये स्कूल जो है हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस जो है इस दुहाने पर पहुंच चुका है। ताहम इन्होंने, जैसे कि साथिज़ा कराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना था कि जो एलुमनाइज हैं या मुखियर हजरात हैं वो अपना जो किरदार है इस स्कूल की बेहतरी के लिए अदा करें ताकि ये स्कूल जो है बेहतरी की जानिब दोबारा से जो है गामजन हो सके। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि स्कूल को नेशनलाइज किया जा रहा है, इस अफवाह की तरदीद जो है स्कूल इंतजामिया ने कर दी है। ऐसी कोई खबर नहीं है। इस सेंट जूल्स हाई स्कूल जो है आज भी कैथलिक बोर्ड के अंडर में है और आगे भी कैथलिक बोर्ड के अंडर में रहेगा। ये स्कूल जो है गवर्नमेंट की जानिब से कोई नेशनलाइज करने का नोटिफिकेशन ना ही जारी किया गया है और ना ही उस खबर में। बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद, हमें अपडेट करते हैं। अब आपको बताएं कि सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म होने के करीब और अरकान का गैर संजीदगी। सिंध असम्बली इजलास में सिर्फ 5 अरकान की शिरकत, स्पीकर को कोरम पर पूरा ना होने के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ गया है। स्पीकर सिंध असम्बली ने सूरत हाल अफसोसनाक करार दे दी है। कहा कि प्राइवेट मेंबर्स डे पर अपोजिशन अरकान भी मौजूद नहीं है। सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म होने के करीब है और अरकान की गैर संजीदगी सामने आई है। वजूहात क्या है ये बताएंगे आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सिंध असम्बली की आज की अगर मैं कहूँ कि मुख्तसर तरीन कार्रवाई थी तो गलत नहीं होगा। स्पीकर सिंध असम्बली अपने चेयर पे आए, उन्होंने हाल को देखा, मेंबरान को गिना तो सिर्फ 5 मेंबरान ऐवान में मौजूद थे, जिनमें एक अपोजिशन का था, 4 हुकूमत के थे। और फिर स्पीकर ने कहा कि इजलास को जुमेरात के दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। सूरत हाल कुछ ये थी कि आज के इजलास का जो शेड्यूल था, बड़ा तवील एजेंडा मौजूद है, लेकिन कल स्पीकर सिंध असम्बली ने यह ऐलान किया था कि आज अरकान का फुटर सेशन होगा और आज स्पीकर की जानिब से अलविदाई ज़ोहराना भी होगा। लेकिन अब आज की सूरत हाल कुछ ये है कि ये अलविदाई ज़ोहराना भी मुलतवी कर दिया गया है और जो फ़ोटो सेशन है वो भी मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि ज़राए कह रहे हैं कि सिंध असम्बली को या जो मौजूदा सेशन है इसको 11 अगस्त तक चलाना है, जुमे के रोज़ तक, और जुमे के रोज़ ही सिंध असम्बली को तहलील करना है। और इम्कान इस बात का है कि ये जो मेंबरान का फ़ोटो सेशन या आखिरी जो ज़ोहराना होगा वो भी शायद जुमे के रोज़ होगा। जुमेरात तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है। सिंध में निगरान सेटअप के हवाले से बातें ज़रूर हो रही हैं। सिंध असम्बली तहलील करने की बातें भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कल और परसों सिंध काबीना के तवील तरीन इजलास होंगे। ये तमाम तर सूरत हाल ज़ाहिर है कि सिंध असम्बली के इन आखिरी दिनों में हमें नज़र आ रही है। अगर वैसे 12 अगस्त तक सिंध असम्बली की मुद्दत है तो कहा यह जा रहा है कि 11 अगस्त को सिंध असम्बली को तहलील किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। आगे बढ़ते हैं। तमाम सेक्टर के लिए मुसलसल महंगी होती बिजली बड़ा मसला बन गया। पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वेटर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रफ़ीक गोडेल ने कहा है कि इस वक्त 80% मकामी इंडस्ट्री का फ़ी यूनिट 41 रुपये के साथ सेल्स टैक्स 18% अदा कर रही है। मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। हर जगह कंसर्न है कि बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 7.5 रुपये इजाफे के बाद जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसकी कीमत जो है फ़ी यूनिट 41 रुपये हो गई है। हमारा सवाल ये है कि क्या बिजली सस्ती हो सकती है, लागत कम हो सकती है? इसके लिए हमने जो आए हैं हम पाकिस्तान नेटवेयर स्वेटर जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है रफ़ीक गोडेल साहब, उनसे जानते हैं क्या तजावीज़ हैं आपके पास, क्या बिजली की कीमतों में कुछ कमी हो सकती है? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारे जो सबसे बड़े मसाइल हैं कि कराची के अंदर जो है इस वक्त कैप्टिव पावर वाले तकरीबन 800 यूनिट हैं, जिनको ज़ीरो रेटेड वालों को 11-14 रुपये यूनिट पड़ता है और जो अदर देन ज़ीरो रेटेड हैं उनको तकरीबन 16 रुपये में यूनिट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हम हर वक्त एक्सपोर्टर बात करते हैं कि हमें रीजनल प्राइस होनी चाहिए, जो हमारे रीजन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इस वक्त हमारे डोमेस्टिक में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें डोमेस्टिक में लेवल प्लेइंग फील्ड एज एक्सपोर्टर नहीं मिल रही। जिस तरह कैप्टिव पावर है उनको जो यूनिट पड़ता है वो 14 रुपये में पड़ता है, और जबकि के इलेक्ट्रिक जो हमको बिजली दे रही है वो 41 रुपये में और प्लस सेल टैक्स।
तो मेरी गुजारिश होगी कि पहले आपका 80% जो सेक्टर है वो SMEs है, जो आपके एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, और उसको आपने 41 रुपये में वो compete कैसे करेगा। जहाँ तक सवाल है आपका दूसरा, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी बिजली की कॉस्ट कैसे कम की जाए, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके जो लाइन लॉसेस हैं गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे, बजाय सार्फिन पे पैसे बढ़ा के दें। सेकंड पॉइंट ये है कि जितने आपके डिस्कोज हैं और जितने ये यूनिट्स हैं, इनको गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में इस पे काम करे, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग कम आएगी। इसमें एक तीसरी एक मेरी सजेशन होगी कि अगर आप इसको जो आपकी नए इलेक्ट्रिसिटी डेवलपर पैदा करें, इलेक्ट्रिक डेवलपर पैदा करें, जो आपको पाक रुपीज़ के अंदर निगोशिएट करें, ताकि वो कॉस्ट जो आपकी इस वक्त जो राइज हो रही है उसको ये लेवल करेगी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके। जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं, जैसे कि बिजली की लागत जो मुसलसल बढ़ रही है कम हो सकती है। उसमें अहम तजावीज़ में जो कहा है कि जो नए माहदे किए जाएँ उसके साथ के यानी कि मुकामी करेंसी में किया जाए, जिससे वो लागत कम पड़ेगी। और दूसरी सबसे अहम बात, जो भी अब सर्विसेज हैं जो हम पुराने माहदे किए हुए उसका भी असर नौ जायज़ा लिया जाए, और जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो उसको प्लानिंग करे कि आवाम को सस्ती बिजली कैसे दी जा सकती है, उस पर इन तजावीज़ पर अमल करके सस्ती हो सकती है। अपडेट करने के लिए खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। कराची गोल्फ क्लब आलमी मुकाबलों के लिए तैयार है। एशियन टूर गोल्फ चैंपियनशिप के लिए मुंतजमीन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं कराची गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्फ क्लब के कैप्टन बिलाल मुनीर साहब, इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब, किस तरह देख रहे हैं, अब सीज़न अनकरीब शुरू होने वाला है, कितनी एक्टिविटीज़ यहाँ होने वाली हैं, और थोड़ा सा गोल्फ क्लब के हवाले से बताएँ। वेल, ये हमारे यहाँ जो सीज़न होता है वो ऑलवेज़ मोस्ट बिजी सीज़न होता है। पाकिस्तान का कोई ऐसा गोल्फ क्लब नहीं है जिसमें जितने इधर जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स यहाँ होते हैं, और सबसे ज़्यादा फुटबॉल भी थ्रू द ईयर यहाँ ही होती है। इसलिए यहाँ 27 होल्स हैं, और ये ऑब्वियसली बहुत पुराना गोल्फ कोर्स है। इस रीजन का, दुनिया का 130 साल पुराना गोल्फ कोर्स। स्कॉटलैंड के गोल्फ कोर्सेज इतने पुराने नहीं हैं जितना ये गोल्फ कोर्स है। तो पाकिस्तान के लिए एक तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट and probably one of the nicest golf courses you'll play in the world, not just Pakistan. तो ये है कि अभी जो सीज़न आएगा, अभी बाय जैसे आप समझें अक्टूबर नवंबर तक ये सीज़न इन फ्लो आ जाएगा। जो बैंक हबीब का जो टूर्नामेंट आता है, फिर आपका CNS का जो टूर्नामेंट आता है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। और यहाँ जब भी एशियन टूर जब भी आता है, वो आता यहाँ ही है। जब भी एशियन टूर आया है तो पाकिस्तान में और कहीं नहीं गया, सिर्फ यहाँ ही आया है। एशियन टूर के हवाले से कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, क्योंकि कहा जाता है कि शायद 23 या 24 में हो, तो अभी कोई बातचीत हो रही है एशियन टूर्स के मैनेजमेंट से? देखिए, एशियन टूर भी पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, हमारी इकॉनमी की सिचुएशन और जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, वो इलेक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखेंगे कि अगर सिचुएशन अच्छा है तो फिर आई थिंक एक बहुत अच्छा चांस है। कितनी हमें मिनिमम प्राइस मनी उसमें डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हम इतनी देंगे? उसमें अभी एशियन टूर की मिनिमम प्राइस मनी जो होती है $500,000 की होती है। बट उसमें ये भी होता है ना, आप समझें कि जब आप एक ऐसी चीज़ यहाँ ला रहे हैं तो नहीं, उसमें बहुत बड़ा ये होता है कि ऑलमोस्ट बिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया के इस चीज़ को, उसकी जो पैकेज होती है वो देखते हैं वर्ल्ड वाइड। तो वो वर्ल्ड वाइड पैकेज देखा जाता है, तो आपकी पूरी सॉफ्ट सेंटर पाकिस्तान में सिर्फ हमारे यहाँ जो है न्यूज़ जनरली पॉजिटिव नहीं होती। तो जब ये जाती है पूरी दुनिया देखती है, और ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन लोगों ने देखा लास्ट टाइम, तो वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान की रियलिटी ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ इससे बहुत ज़्यादा है। हमारी कौम जो है बड़ी अमेजिंग कौम है, और हम जो चीज़ें करते हैं यहाँ डेली बेसिस में, वो किसी को नहीं पता है। थैंक यू। सुना आपने बिलाल साहब बताया था कि कोशिश यही कि बड़े इवेंट और यहाँ होस्ट किए जाएं, और उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के हालात ठीक होते हैं तो अनकरीब जो है एशियन टूर गोल्फ चैम्पियनशिप का मेला एक बार फिर यहाँ कराची गोल्फ क्लब में सजेगा, और उनकी कोशिश है कि यहाँ क्लब की जो सहूलियात हैं उसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए। जी।